ये वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, इंडियन एकेडमी श्रीगंगानगर के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में ये पढ़ा था कि वायुदाब और वायुदाब की पेटियां क्या होती है। उसी से संबंधित जो अगला वीडियो अपना ये है वो कौन सा है कि वायुदाब की पेटियों के आधार पर यदि हम विश्व में पवन संचार देखें, वायुदाब की पेटियों के अतिरिक्त भी यदि हम पवन संचार को देखें तो पवन संचार विश्व में किस प्रकार का हो सकता है, उस पर हमारा आज का विस्तृत वीडियो रहेगा। लेकिन ये वीडियो देखने से पहले यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो देखने के बाद में आप तुरंत इसे लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, पवन संचार। देखिए, पवन संचार आधारित किस पर होता है? सीधा सीधा आधार इसका वायुदाब से होता है, वायुदाब से होता है। ये सबसे प्रमुख बात है इसकी। और वायुदाब से कैसे होगा? वायुदाब नापने का यंत्र कौन सा है? बैरोमीटर। वायुदाब बहता किस दिशा में है? ज्यादा से कम की ओर। मतलब जहां से ज्यादा वायुदाब होगा वहां से कम की ओर वायुदाब बहेगा और इस वायुदाब के बहने को क्या कहेंगे? हम पवन कहेंगे। मतलब जो वायु होती है, वायु का गतिशील रूप क्या कहलाता है? पवन कहलाता है। यही सवाल बन जाता है। इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं। मैंने यहां पर समदाब रेखाएं बनाई है। समदाब रेखा क्या होती है कि समान वायुदाब के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? समदाब रेखा कहलाती है। ध्यान में रखना ये बात। मैंने यहां पर समदाब रेखा बनाई है। मान लो ये समदाब रेखा 1025 मिलीबार की है, एमडी। ये वाली 1018 एमडी मिलीबार की है। ये वाली रेखा 1010 मिलीबार की है और ये 1000 मिलीबार की है। मैंने इनके बीच में जो प्रत्येक के बीच में गैप है वो 5 किलोमीटर का मान लिया। 5 किमी ये इनके बीच में गैप मान लिया। अब इस नियम के अनुसार यहां पर देखें तो पवन संचार कैसे होगा? ये ज्यादा है, ये कम है, तो पवन संचार इस तरफ होगा। यदि ये ए बिंदु है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, तो ए से डी की तरफ होगा। क्लियर है? अब यहां पर हम थोड़ा सा प्रतिरूप देखते हैं कि बैरोमीटर का क्या रहता है। यहां पर बैरोमीटर में जो पारा है वो ऊंचा उठा हुआ है, क्योंकि वायुदाब हाई है तो यहां पर पारा ऊंचा होगा और यहां पर पारा इसकी अपेक्षा क्या है? नीचा है। तो इसी से सवाल बनता है कि यदि बैरोमीटर में पारा उच्च हो, मतलब सीधा ही कहते हैं कि यदि पारा उच्च हो तो वहां के मौसम पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आपने ये कहना है कि वहां का मौसम साफ होगा। क्यों? क्योंकि यहां का जैसा मौसम है वो बह करके दूसरी तरफ चला जाएगा। तो यहाँ ए पर जहां पर पारा उच्च है यहां से मौसम साफ होगा। और यदि ये कहते हैं कि पारा गिर जाए तो क्या होगा? तो वहां आंधी तूफान आने के चांस रहेंगे। आंधी तूफान आने के चांस रहेंगे। तो यही सवाल बनता है कि बैरोमीटर में पारा उठ जाए तो क्या होगा? वहां मौसम साफ होगा। और यदि बैरोमीटर में पारा गिर जाए तो क्या होगा? तो वहां आंधी तूफान आने के संकेत होंगे। क्लियर है? अब इसके बाद देखते हैं कि इन आधार पर यदि हम पूरे विश्व को पवनों के आधार पर विभाजित करें, पूरे विश्व में यदि पवनों का प्रतिरूप देखें तो वो प्रतिरूप कितने प्रकार का होगा? तो उसको मैंने 3 भागों में विभाजित किया है।
पवनों के प्रकार कितने हैं? 3 है। 3 प्रकार में मैंने इसको विभाजित किया है। सबसे पहले सनातनी पवने हैं। सनातनी पवने हैं, इसी को क्या कह देते हैं? ग्रहीय पवने कह देते हैं। सनातनी या ग्रहीय पवने या स्थायी पवने। स्थायी पवने ये कौन सी पवने हैं? ये कौन सी पवने हैं? ये वो पवने हैं जो साल भर एक ही दिशा में, एक ही रूप में चलती रहती है। मौसम परिवर्तन का उन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो वो कौन सी पवने होंगी? वो सनातनी या ग्रहीय या स्थायी पवने कहलाएगी। क्लियर है? दूसरे प्रकार की पवने कौन सी है? वो है सामयिक पवने। सामयिक पवने ये क्या होता है कि एक समय में, साल के एक समय में वो एक रूप में चलती रहती है। इन पर मौसम परिवर्तन का प्रभाव सबसे ज्यादा रहेगा। और इनको यदि पुनर्विभाजित करें तो कौन कौन सी आ जाएगी? सबसे पहले तो मानसूनी आ जाएगा कि मानसून की दिशा जो होती है वो मौसम परिवर्तन के साथ दिशा परिवर्तन भी हो जाती है। तो कौन सी पवन होगी? वो सामयिक पवन होगी। नंबर 2, पर्वत या घाटी तथा पर्वत तथा घाटी समीर। समीर पवन को ही कहते हैं, हवा पवन समीर पर्यायवाची है। तो पर्वत तथा घाटी समीर ये हो गई 2 नंबर पर। तीसरा, जल व स्थल समीर। जल व स्थल समीर, पवन और घाटी समीर और जल तथा स्थल समीर ये एक दिन में, दिन और रात के समय में एक दूसरे के विपरीत चलती है। पवन और घाटी समीर दिन और रात के समय में एक दूसरे के विपरीत हो जाएगी। ऐसे ही जल और स्थल समीर दिन और रात के समय में एक दूसरे के विपरीत हो जाएगी। कैसे होती है वो मैं चित्र के द्वारा आपको समझाऊंगा। तीसरे प्रकार की जो पवन है वो है स्थानीय पवने। स्थानीय पवने जो एक विशेष समय में विशेष स्थान पर चलती है वो स्थानीय पवने होती है। ये 2 प्रकार से हम ताप के आधार पर बांट सकते हैं इसको। क्या कि ये गर्म है या ठंडी है। ये गर्म पवन है या ठंडी पवन है। गर्म पवन का जैसे हम उदाहरण ले, लू, ये शब्द सभी जानते हैं। तो ये स्थानीय पवन है जो कहाँ चलती है? जो राजस्थान के पश्चिमी भाग में चलती है। पाकिस्तान में भी इसका प्रभाव रहता है। तो इस प्रकार विशेष स्थान पर विशेष समय में चलने वाली जो पवनी है उनको क्या कहते हैं? स्थानीय पवन कहते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले हम वर्णन करेंगे सनातनी पवनों का। ग्रहीय पवने कहते हैं या स्थायी पवने कहते हैं या प्लेनेटरी पवन विंड्स कहते हैं, प्लेनेटरी विंड्स कहते हैं। तो भी ये कौन सी पवन कहलाएगी? सनातनी कहलाएगी। इनका सीधा सीधा संबंध किससे है? जो मैंने पिछली वीडियो में आपको वायुदाब की पेटियां बताई थी उनसे सीधा संबंध है। उन्हीं पेटियों के बीच में ये पवने चलती है। कहां पर, कैसे, क्यों चलती है, हम इसका चित्र के माध्यम से वर्णन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम सनातनी पवनों में देखेंगे पृथ्वी के बिल्कुल मध्यवर्ती भाग में जो पवन चलती है, जो 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में चलती है। इस पवन को क्या कह देते हैं? इसको कहते हैं डोल्ड्रम पवने। डोल्ड्रम पवने मैंने पिछली जो वायुदाब की पेटियां बनाई थी पिछली वीडियो में, वो सेम पेटियां मैंने यहाँ पर चित्र के द्वारा आपको समझा दी है। अब इन्हीं में पवने कैसे चलती है वो मैं बताऊंगा। डोल्ड्रम पेटी 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में चलती है। रूप कैसा रहता है इसका? ये बिल्कुल शांत होती है। शांत, बिल्कुल मंद गति से शांत पवने होती हैं। और
इन क्षेत्र में जो वर्षा का प्रतिरूप रहता है वो कौन सी वर्षा होगी, वो संवहनीय वर्षा होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है कि डोल्ड्रम पेटी या शांत पेटी में पृथ्वी के मध्यवर्ती भाग में जो वर्षा का प्रतिरूप रहता है वो कैसा होता है, संवहनीय प्रकार की वर्षा होती है। यहाँ पर क्लियर है। अब यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसका नाम है फ्लोन। फ्लोन बहुत बड़े जलवायुवेत्ता थे ये। इस क्षेत्र के लिए इन्होंने क्या बताया है कि यदि स्थल पर इन डोल्ड्रम पवनों का रूप देखें, जो प्रवाहित होने की दिशा देखें, तो वो कैसे प्रवाहित होगी, वो पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर ये प्रवाहित होती है। कौन सी पवनें, जो मैं डोल्ड्रम 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण के बीच की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पर ये पवनें पश्चिम से पूर्व की ओर धरातल पर बहने का इसका प्रतिरूप रहता है। इसीलिए फ्लोन ने इन डोल्ड्रम पवनों को क्या कहा है, इनको विषुवत रेखीय, क्योंकि ये किस क्षेत्र में चल रही है, विषुवत रेखीय क्षेत्र में चल रही है। तो विषुवत रेखीय पछुआ पवन कहा है इनको। विषुवत रेखीय पछुआ पवन, विषुवत रेखीय पछुआ पवन कहाँ है, कहां पर चलती है, ये डोल्ड्रम क्षेत्र में चलती है, डोल्ड्रम पवनों के क्षेत्र में चलती है। और डोल्ड्रम पवनों का क्षेत्र कौन सा है, विषुवत रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में चलती है। क्लियर हो गया होगा। वर्षा का रूप क्या रहता है, अपर संवहनीय प्रकार की वर्षा होती है और बिल्कुल शांत पवनें चलती है यहाँ पर। क्लियर है। और यहाँ पर शांत रहने का कारण क्या है, पवनों का एकदम शांत रहने का कारण क्या है, क्योंकि विषुवत रेखीय क्षेत्र में जो कोरियलिस बल लगता है वो तो न्यूनतम है, और जो घूर्णन बल होता है, मतलब घूर्णन गति होती है, वो सर्वाधिक होती है। इसलिए यहाँ पर जो मूवमेंट वाला या डाइवर्जेंस की पवनों की दिशा परिवर्तन कर दे, ऐसा संभव हो नहीं पाता है। इसलिए यहाँ पर जो पवनों का रूप रहता है वो केवल सीधा रहता है पश्चिम से पूर्व की ओर, नहीं तो ये दक्षिण पश्चिम या पश्चिम उत्तर ऐसे करके दिशा परिवर्तन हो जाता है। लेकिन यहाँ पर केवल कैसे रहता है, अक्षांशीय रूप के अनुसार पवनें चलती है। जैसे अक्षांशों का वर्गीकरण है, वितरण है, वैसे ही पवनों का इसमें वितरण मिलता है। क्लियर है। अब इसके बाद देखते हैं हम वो पेटियां जो हमने पिछली वीडियो में अच्छी तरह समझ ली थी, क्या कि 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बाद दूसरी यदि हम पेटी देखें तो उपोष्ण कटिबंध की आती है। और उपोष्ण कटिबंध किस क्षेत्र में बनता है, किन अक्षांशों के बीच में बनता है, तो वो बनेगा 30 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री अक्षांश के बीच में बनेगा। कौन सा, उपोष्ण कटिबंध। और उपोष्ण कटिबंध में वायुदाब हमेशा कैसा रहता है, वायुदाब उच्च रहेगा, और वहां पर तापमान भी क्या रहेगा, उच्च रहेगा। उसका कारण मैंने बताया था कि ये उपोष्ण कटिबंध जो 30 से 35 अक्षांशों के बीच में बनती है, वो कौन सी पेटी है, गतिजन्य पेटी है। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण उस क्षेत्र में पवनों की दिशा भी परिवर्तित हो जाती है। क्लियर होगा। और ये ध्यान रखना है कि उपोष्ण कटिबंध में विषुवत रेखीय क्षेत्र, विषुवत रेखीय क्षेत्र, ये यहां भी पवन आएगी, और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र से उपध्रुवीय क्षेत्र की ओर भी पवनें प्रवाहित होगी। कारण क्या है कि उपोष्ण कटिबंध क्या है, उच्च वायुदाब का केंद्र होता है। और उपोष्ण कटिबंध को उच्च वायुदाब का केंद्र होने के कारण, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, कि इसको क्या कह देते हैं, अशुभ अक्षांश कह देते हैं। ये रहा 30 से 35 डिग्री, 30 से 35 डिग्री, और इसको क्या कह दिया, अश्व अक्षांश, अश्व अक्षांश। ये ध्यान में रखना है।
देखें, जब भी प्राचीन काल में इन अक्षांशों में व्यापारिक रास्ते की बात करें तो पाल युक्त जितने भी जहाज थे, क्योंकि इसमें स्थलीय भाग सबसे ज्यादा है इन अक्षांशों में, तो पाल युक्त जितने जहाज है वो यहीं से निकलते थे और इस असव अक्षांश में आकर के उच्च वायुदाब होने के कारण यहाँ पर फंस जाते थे, यहाँ आगे नहीं निकल पाते थे। इसलिए इस अक्षांश में आकर के जो घोड़े लदे हुए जहाज होते थे उनमें घोड़ों को पानी में फेंक दिया जाता था। क्यों? ताकि इस जहाज का भार कम हो जाए, जब भार कम हो जाए। इसीलिए इन अक्षांशों को उसी समय के बाद क्या कहने लगे? अशव अक्षांश कहने लगे। और अशव अक्षांश किस वायुदाब पेटी में बनते हैं? उपोष्ण कटिबंध उच्च ताप उच्च वायुदाब की पेटी में बनते हैं। क्या? अशव अक्षांश, याद रखना है। अब ये ध्यान रखें कि उपोष्ण कटिबंध और विषुवत रेखीय क्षेत्र के बीच में जो पवनें चलेंगी, बीच में जो पवनें चलेंगी, मैंने पिछली वीडियो में पवन का प्रवाह की दिशा बता दी थी आपको। तो इसमें जो पवनें चलेंगी वो कौन सी पवनें होंगी? वो व्यापारिक पवनें होंगी। अब ये ध्यान में रखना, दोनों ही गोलार्धों में है, ये दोनों ही गोलार्धों में। कहां से कहां के बीच में? उपोष्ण कटिबंध और विषुवत रेखीय क्षेत्र के बीच में जो पवनें चलती है, साल भर एक ही दिशा में चलेगी। उसकी दिशा मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं आपको। उत्तरी गोलार्ध में कैसे चलेगी? ये उत्तरी पूर्वी से दक्षिणी पश्चिमी की ओर, उत्तरी पूर्वी से दक्षिणी पश्चिमी दिशा की ओर ये चल रही, ये व्यापारिक पवनें हैं। क्लियर है? दूसरा कि दक्षिणी गोलार्ध में ये कैसे चलेंगी? तो दक्षिणी गोलार्ध में ये दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर चलेगी। ये दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर चलेगी। ये व्यापारिक पवनों की दिशा है, दोनों गोलार्धों में अलग अलग। क्लियर हो गया होगा? अब ये ध्यान रखना कि जो व्यापारिक पवनों का क्षेत्र है कौन सा? उपोष्ण से विषुवत रेखीय क्षेत्र के बीच में जो व्यापारिक पवनों का क्षेत्र है, इस क्षेत्र को क्या कह देते हैं? इसको कह देते हैं हेडले शेल। याद रखना, ये मिलान करने में बहुत बार आ गया। हेडले सेल कहां पर बनती है? दोनों गोलार्धों में, उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी। आता कैसे प्रश्न कि सूची 1 में दे दिया क्या? व्यापारिक पवन, फिर दूसरा दे दिया पछुआ पवन, तीसरा दे दिया विषुवत रेखीय क्षेत्र और चौथा दे दिया ध्रुवीय पवनें। सूची 2 में दे दिया क्या? कि हेडले सेल, फेरल सेल, ध्रुवीय सेल, डोल्ड्रम। तो आपको ये सूचियां मिलान करना है, तो याद रखना व्यापारिक पवन का क्षेत्र हमेशा हेडले सेल होगा, पछुआ पवनों का क्षेत्र हमेशा फेरल सेल होगा और ध्रुवीय पवनों का क्षेत्र हमेशा कौन सी सेल बनाएगा? ध्रुवीय सेल ही बनाएगा। तो ये व्यापारिक पवनों का क्षेत्र है, कौन सी सेल बन रही है? हेडले सेल बन रही है। क्लियर है? दूसरा हम देखें कि उपोष्ण कटिबंध उच्च वायुदाब का केंद्र है। उच्च वायुदाब का केंद्र है दोनों ही गोलार्धों में। यहां पर भी 30 डिग्री से 35 डिग्री के बीच में यहां पर भी उच्च वायुदाब का केंद्र है। दक्षिणी उत्तरी गोलार्ध में भी उच्च वायुदाब का केंद्र है। यहां से अपने दोनों ओर यदि देखें तो जो वायुदाब की पेटियां वो दोनों ही निम्न वायुदाब की है, चाहे विषुवत रेखीय क्षेत्र हो चाहे उपध्रुवीय क्षेत्र हो, दोनों में ही क्या है? निम्न वायुदाब है। तो इस उपोष्ण कटिबंध से दोनों ओर पवनें चलेगी। जो विषुवत रेखा की ओर चल रही है वो तो है व्यापारिक पवनें, और जो इस उपोष्ण कटिबंध से उपध्रुवीय क्षेत्र की ओर चल रही है दोनों ही गोलार्धों में, वो है पछुआ पवनें। ये है वो है पछुआ पवनें, यहां भी और यहां भी। किसके बीच में चल रही है? ये 30 से 35 अक्षांश उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध से 60 से 65 डिग्री उत्तरी से दक्षिणी गोलार्ध के बीच में चल रही है। ये इनके बीच में चल रही है। यदि हम
उत्तरी गोलार्ध में इन पवनों की दिशा देखेंगे, उत्तरी गोलार्ध में इन पवनों की दिशा देखेंगे तो ये कैसे चलेगी, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलेगी, ये चल रही है दक्षिण पश्चिम। अब उत्तर या दक्षिण के साथ जब भी पश्चिम लग जाए तो वो पछुआ पवन कहलाती है। इस पूरे गोलार्ध में एक ही पवन है जिसके साथ उत्तर या दक्षिण के साथ एक बार पश्चिम लगता है, तो वो कौन सा है, ये वाला, जहां से उत्पत्ति हो रही है, तो ये दक्षिण पश्चिम से उत्पत्ति हो रही है, इसीलिए इसका पवन का नाम क्या पड़ गया, पछुआ पवन है। दक्षिणी गोलार्ध में भी ऐसा ही है। देखें दक्षिणी गोलार्ध में कैसे है कि उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, उत्तर के साथ अब पश्चिम लगा है पछुआ पवनी, है पछुआ पवनी। तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में पछुआ पवन किन अक्षांशों के बीच में है, किन वायुदाब पेटियों के बीच में है। तो वायुदाब पेटियां कहें तो कौन सी आ जाएंगी, उपोष्ण कटिबंध और ध्रुवीय क्षेत्र के उपध्रुवीय क्षेत्र, उपध्रुवीय क्षेत्र के बीच में जो वायु पवनें चलती हैं वो कौन सी होगी, वो पछुआ पवनें होंगी, उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी। क्लियर है। इन पछुआ पवनों की जो विशेषता रहती है, पछुआ पवनों की विशेषता रहती है कि ये बहुत ज्यादा तीव्रता वाली होती है, पछुआ पवनें बहुत ज्यादा तीव्रता वाली होती है और तीव्रता के कारण इनको समुद्री भाग पर ज्यादा प्रभावित माना जाता है। और समुद्री प्रभाव ज्यादा कहां पर है, उत्तरी गोलार्ध में या दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में, क्योंकि जलीय जो गोलार्ध है वो किसको कहा जाता है, दक्षिणी गोलार्ध को कहा जाता है। तो दक्षिणी गोलार्ध में इन पछुआ पवनों का प्रभाव सबसे ज्यादा रहेगा, इसीलिए विशेष अक्षांश पर इसको विशेष नाम दे दिया गया है। देखिए ये 30 से 35 दक्षिणी अक्षांश से 60 से 65 दक्षिणी अक्षांशों के बीच में ज्यादा प्रभावित रहती है। इनके बीच में राउंड फिगर में आने वाले जो अक्षांश है वो कौन से हैं, 40, 50 और 60। इन्हीं अक्षांशों पर विशेष नाम दे दिया गया। 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर इसको कहते हैं गरजता, गरजता चालीसा, गरजता चालीसा। 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर इसको क्या कह देते हैं, भयंकर पचासा, भयंकर पचासा। और 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर इसको क्या कह देते हैं, चीखता, चीखता साठा, चीखता साठा। क्लियर है। तो ये ध्यान में रखना है, 40, 50 और 60 दक्षिणी अक्षांश में किन पवनों को, पछुआ पवनों को विशेष नाम से जाना जाता है, गरजता चालीसा, भयंकर पचासा और चीखता साठा। ट्रिक से याद कर ले, ट्रिक से याद कर ले हैं तो याद रखना, गर्भ चीखता है, गर पहला गरजता चालीसा, भय भयंकर पचासा, चीखता, चीखता साठा। तो इस ट्रिक से भी इसको याद किया जा सकता है। अब नेक्स्ट जो हमारी पवन है वो कौन सी है, ध्रुवीय पवन। ध्रुवीय पवन कहां से चलेगी, जो ध्रुवीय क्षेत्र की उच्च वायुदाब की तापजन्य पेटी है। तापजन्य का मतलब ऐसे नहीं कि ताप अधिक रहे, वही तापजन्य, ताप कम रहे, घूर्णन गति का प्रभाव 0 हो वहां पर, वो भी क्या बनेगी, तापजन्य पेटी बनेगी। तो ध्रुवीय क्षेत्र में दोनों में ध्रुवों पर तापजन्य पेटी बनती है। यहाँ पर ताप नगण्य होता है, न्यूनतम होता है ध्रुवीय क्षेत्र में। तो वायुदाब यहाँ क्या रहेगा, उच्च रहेगा। तो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब मतलब ध्रुवीय क्षेत्र से उपध्रुवीय क्षेत्र की ओर क्या चलेंगी, पवनें चलेंगी। और इन पवनों को क्या कहेंगे हम, ध्रुवीय पवन कहेंगे। ये ध्रुवीय पवन कहेंगे। क्लियर है। अब यहाँ पे सवाल क्या बनता है कि एक गोलार्ध में, मैंने पिछली वीडियो में भी ये सवाल पूछा था आपसे कि एक गोलार्ध में दो समान दिशा वाली सनातनी पवनें कौन सी है, तो आपको क्या जवाब देंगे, एक तो ध्रुवीय पवन है और दूसरा कौन सा है, व्यापारिक पवन है।
ध्रुवीय पवन और व्यापारिक पवन की एक गोलार्ध में दिशा समान रहती है। देखिए उत्तरी गोलार्ध में दोनों समान है और दक्षिणी गोलार्ध में भी दोनों समान है। क्लियर है? तो ये कौन सी पढ़ी है हमने? सनातनी पवनें पढ़ी है। अब देखते हैं कि सामयिक पवन कैसी होती है। देखिए सामयिक पवनों में हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? स्थल समीर और जल समीर। स्थल समीर और जल समीर उत्पन्न क्यों होती है? उसका एक कारण है कि जो जल होता है वो देर से तो ठंडा होगा और देर से ही गर्म होगा। जो स्थल भाग है वो जल्दी तो ठंडा हो जाता है और जल्दी गर्म हो जाता है। यही एक इसकी जो विशेषता है, ये पवनें उत्पन्न कर देती है। कैसे इसका प्रभाव रहता है? देखिए मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि जल देर से ही गर्म व ठंडा होता है, स्थल भाग जल्दी गर्म व ठंडा होता है। इसको हम इस चित्र के माध्यम से समझते हैं। मैंने दो सिंबॉलिक चित्र बनाए हैं। एक में मैंने सूर्य दिखाया है, इसका मतलब ये दिन का समय है। एक में मैंने चंद्रमा दिखाया है, इसका मतलब ये रात्रि का समय है। तो ये कौन सा समय हो गया? दिन का समय। और ये कौन सा हो गया? रात्रि का समय हो गया। क्लियर है? इस पे मैंने दो भाग दिखाए हैं। कौन कौन से? एक तो स्थलीय भाग हो गया और एक जलीय भाग हो गया। स्थलीय भाग और जलीय भाग। इस नियम के अनुसार जब दिन का समय होगा तो प्रकाश ज्यादा आएगा। कौन जल्दी गर्म हो जाता है? स्थल भाग गर्म हो जाएगा। स्थल भाग गर्म हो जाएगा और जल भाग इसकी अपेक्षा क्या रहेगा? ठंडा। ठंडा का मतलब ऐसे नहीं है यहाँ पे बर्फ जम जाएगी। इस स्थलीय भाग की अपेक्षा ठंडा होगा। कौन सा? महासागरीय भाग, महाद्वीपीय भाग क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। क्लियर है? ये ध्यान में रखना है। अब जब भी ये गर्म हो जाएगा तो यहाँ पर तापमान ज्यादा है और एयर प्रेशर वायुदाब इसकी अपेक्षा क्या है? कम है। मतलब तापमान और वायुदाब का विपरीत संबंध होता है। तापमान ज्यादा है क्योंकि ये दिन में एकदम से गर्म होगा, क्योंकि स्थल भाग जल्दी क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। गर्म होगा तो वायुदाब कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। ताप ज्यादा, वायुदाब कम। यहाँ पर क्या स्थिति रहेगी? इसकी अपेक्षा ताप कम है। ताप कम है तो यहाँ पर अपेक्षाकृत वायुदाब क्या हो जाएगा? उच्च हो जाएगा। और वायुदाब बहने की दिशा कौन सी होती है? उच्च से निम्न की ओर। तो इस समय पवनें कैसे चलेगी? इस समय पवनें चलेगी कि महासागरीय भाग से या जल भाग से स्थल भाग की ओर। कहां से चल रही है? जलीय भाग से चल रही है, इसलिए इसको क्या कह देते हैं? जल समीर। तो ये ध्यान में रखना, दिन के समय कौन सी समीर चलती है? जलीय समीर चलती है। क्लियर हो गया होगा? दूसरी तरफ देखते हैं रात्रि के समय। रात्रि के समय ये कौन सा भाग है? स्थल भाग। ये कौन सा भाग है? जलीय भाग। ये जलीय भाग है। क्लियर है? अब यहाँ पर सूर्य का प्रकाश तो नहीं है, रात्रि का समय है, तापमान सूर्य से नहीं मिल रहा है, तो कौन एकदम से ठंडा होगा? स्थल भाग है, ये जल्दी ठंडा हो जाता है। तो ये स्थल भाग है। तापमान यहाँ पर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तापमान कम है तो अपेक्षाकृत जो एयर प्रेशर है, वायुदाब है, वो क्या हो जाएगा? उच्च हो जाएगा। जलीय भाग में क्या होता है? जलीय भाग में तापमान जल्दी से गिरता नहीं है, ये देर से ही तो ठंडा होता है और देर से ही गर्म होता है। तो यहाँ पर इसकी अपेक्षा ताप उच्च रहेगा और यहाँ पर एयर प्रेशर कैसा रहेगा? निम्न रहेगा इसकी अपेक्षा यहाँ पर। क्लियर है? तो अब ज्यादा से कम की ओर बहेगा तो पवन कैसे चलेगी? पवन स्थल भाग से जल भाग की ओर चलेगी। कहां से चल रही है? स्थल से। तो इस पवन का नाम क्या हो जाएगा? स्थलीय समीर।
स्थलीय समीर। तो यहीं से हमें पता चल जाता है कि रात्रि के समय कौन सी समीर चलती है, स्थलीय समीर चलती है, और दिन के समय कौन सी समीर चलेगी, जल समीर चलेगी। क्लियर है, यही हमारा टाइटल था। अब दूसरा पढ़ते हैं कि पवन और ये पर्वत और घाटी समीर पर पवनों का जो प्रतिरूप रहता है वो कैसा रहता है। पर्वत और घाटी समीर में हम वही सेम दिन और रात्रि के समय क्या रूप रहता है वो देखते हैं। सबसे पहले हम दिन के समय देखते हैं कौन सी समीर चलती है। देखिए दिन के समय जब ताप ज्यादा होगा तो इसकी प्रत्यक्ष किरणें कहाँ पड़ेगी, पर्वतीय क्षेत्र पर पड़ेगी। घाटी में इसका जो प्रत्यक्ष जाना है वो कम होगा। तो यहाँ पर पर्वत एकदम से क्या हो जाएंगे, अधिक ताप वाले हो जाएंगे। अधिक ताप वाले हो जाएंगे तो यहाँ पर एयर प्रेशर कैसा रहेगा, लो रहेगा। और इसकी अपेक्षा घाटी में क्या होगा, ताप कम होगा और एयर प्रेशर वायु दाब यहाँ क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो दिन के समय जो पवनें चलेंगी वो कैसे चलेंगी, घाटी से पर्वत की ओर। तो कहां से चल रही है, घाटी से चल रही है। तो दिन के समय कौन सी पवन चलती है, घाटी समीर चलती है। घाटी समीर ये ध्यान में रखना, दिन के समय कौन सी समीर चल रही है, घाटी समीर चल रही है। क्लियर है, पर्वतों की ओर जा रही है। रात्रि के समय क्या होता है कि यहाँ पर ताप मिल नहीं रहा है, ताप नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर्वत जो है ये एकदम से क्या हो जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे। ताप यहाँ क्या हो गया है, कम हो गया है। ताप यहाँ क्या हो गया है, कम हो गया है। और यहाँ पर एयर प्रेशर कैसा हो जाएगा, ताप कम तो एयर प्रेशर अपेक्षाकृत ऊंचा हो जाएगा। घाटी में क्या रहता है कि घाटी अपना ताप मेंटेन रखेगा क्योंकि इसका जो पार्थिव विकिरण है वो धरातल की तरफ नहीं जा पाएगा। तो यहाँ ताप क्या रहेगा, इसकी अपेक्षा, पर्वत की अपेक्षा यहाँ ताप उच्च रहेगा। और यहाँ पर एयर प्रेशर क्या हो जाएगा, एयर प्रेशर कम हो जाएगा। क्लियर है, तो ये पर्वतों वाली जो उच्च वायु दाब की पवनें हैं ये किस तरफ बहेंगी, घाटी की तरफ बहेंगी। कहां से चल रही है, पर्वतीय क्षेत्र से चल रही है। और किस ओर चल रही है, घाटी की ओर चल रही है। जहां से उत्पत्ति होती है वही पवन का नाम होता है। तो ये पर्वत समीर कहलाएगी, पर्वत समीर। अब ये ध्यान रखना, रात्रि के समय कौन सी समीर चलती है, पर्वत समीर चलती है। क्लियर है, तो ये था कौन सा, पर्वत और घाटी समीर। तीसरा है मानसून पवने। मानसून पवने, हम इसका प्रतिरूप जब भारत का मानसून पढ़ेंगे तब हम और डिटेल से इसको कर लेंगे। ये होता क्या है, थोड़ा सा मैं इसके बारे में ये बता देता हूं कि जब विषुवत रेखीय क्षेत्र की हम बात करेंगे, जब भी विषुवत रेखीय क्षेत्र की बात करेंगे तो वहां पर डोल्ड्रम पेटी बनती है। और डोल्ड्रम पेटी के क्षेत्र में, डोल्ड्रम पेटी के क्षेत्र में ITCZ क्षेत्र बनता है। ITCZ क्षेत्र क्या होता है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, अंतः उष्ण अभिसरण पेटी। अंतः उष्ण अभिसरण पेटी किस क्षेत्र में बनेगी, 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण क्षेत्र के बीच में बनेगी। क्लियर है, और ये इसी क्षेत्र में कब बनती है, इन्हीं अक्षांशों में कब बनती है, जब विषुव की स्थिति हो। विषुव की स्थिति, विषुव की स्थिति कब होती है, जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी चमक रही हो तो विषुव की स्थिति होती है। क्लियर है, जब भी ये करक संक्रांति या मकर संक्रांति का समय होगा। करक संक्रांति मतलब क्या होता है कि जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमक रहा हो। कब, जून के महीने में 21 जून को कौन सा समय होगा, करक संक्रांति का समय होगा। स्थिति होगी, करक संक्रांति की स्थिति होगी। करक संक्रांति की स्थिति में
ये जो ITCZ जोन है, ITCZ जोन है, ये NITCZ बन जाता है, NITCZ। इसका मतलब क्या होता है? N से नॉर्थ हो गया, नॉर्थ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, उत्तरी अंत उष्ण अभिसरण पेटी हो जाएगा इसका नाम। और यदि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी चमक रही होगी 22 दिसंबर के समय, उस समय, तो क्या बनेगा? ये SITCZ, मतलब दक्षिण इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, दक्षिणी उष्ण अंत उष्ण अभिसरण पेटी, साउदर्न इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन बन जाएगा। ये एक समय में जब मौसम परिवर्तन हो रहा है तब बन रहे हैं। इसलिए यही जो फ्लोन ने माना है कि मानसून उत्पत्ति का कारण होता है। कौन सा? ITCZ। इसीलिए इसको किस में रखा जाता है? इनको सामयिक पवनों के रूप में रखा जाता है। क्लियर है? अब इसके बाद अब पढ़ते हैं स्थानीय पवनें। बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट सवाल आता है स्थानीय पवनों में से। देखिए, स्थानीय पवन के परिचय में मैंने आपको बताया था कि ये गर्म और ठंडे दो भागों में विभाजित की गई है। सबसे पहले हम गर्म स्थानीय पवनों का वर्णन करेंगे, लेकिन स्थानीय पवन पढ़ने से पहले आपने अपने माइंड में एक चीज सेट करनी है कि सामान्य तापहास दर क्या चीज है। जब भी हम धरातल से, समुद्र तल से ऊंचाई की तरफ जाएंगे तो 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान घटता है। वायुदाब भी घटता है, तापमान भी घटता है। ठीक है, तो तापमान 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर कितना घट जाएगा? 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तापमान ऊंचाई की तरफ जाएंगे तो घटेगा और वापस नीचे की तरफ आएंगे तो तापमान बढ़ेगा। इस चीज को ध्यान में रखना। इसी पर आधारित मैं सबसे पहले शुरुआत कर रहा हूं गर्म स्थानीय पवनों की, और उनमें भी कौन सी? चिनुक और फोन। सबसे पहले चिनुक। देखिए, चिनुक कहां चलती है? तो आपने ये सीधा आंसर देना है कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। यदि देश पूछ ले तो आपने उत्तर देना है यूएसए। देश पूछ ले तो यूएसए, महाद्वीप पूछ ले तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, और प्रकृति पूछ ले तो गर्म है ये। क्लियर है? क्यों है गर्म, कैसे चलती है, ये ध्यान दें। देखिए, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला है। इस पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है? रॉकीज पर्वत श्रृंखला। क्लियर है? इस रॉकीज पर्वत श्रृंखला के जो ये पश्चिमी ढाल है, आप जैसे इसको देख रहे हैं, आपका जो लेफ्ट हैंड है वो फैला करके देखिए, आपको इसका पश्चिमी भाग दिखाई दे जाएगा। ये वाला इसका पश्चिमी ढाल है। इस पश्चिमी ढाल के सहारे पवनें ऊपर उठेंगी। इस पर्वतीय क्षेत्र के सहारे ये पवनें ऊपर उठेंगी। ऊपर उठती हुई पवन हमेशा ठंडी होगी। जब ये इस ढाल के सारे, पूर्वी ढाल के सारे, पश्चिमी ढाल के सारे ऊपर उठी है, और पूर्वी ढाल के सारे जब ये नीचे उतरेगी तो पश्चिमी ढाल से जैसे ऊपर उठी तब तो ठंडी हो गई, और वापस जैसे पूर्वी ढाल के सारे नीचे उतरेगी तो ये पवन क्या हो जाएंगी? गर्म हो जाएंगी। और ये गर्म पवनें कहां पर अपना प्रभाव छोड़ेगी? यूएसए में अपना प्रभाव छोड़ेगी। इसका प्रभाव होता क्या है? इसका प्रभाव ये होगा कि ये शीतकाल में चलती है। शीतकाल में ये जो भाग है, यहाँ पर बर्फ जमी होती है।
बर्फ जमी होती है, बर्फबारी हो रही होती है और बर्फ जमी होती है, तो ये जो पवन चलेगी तो ये है कैसी, गर्म है। तो ये जो पवन है यहाँ की बर्फ है उसको पिघला देती है। इसीलिए चिनुक के लिए जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है चिनुक के लिए, उसको क्या कह देते हैं, बर्फ मतलब स्नो, स्नो, स्नो ईटर, स्नो ईटर। तो ये सवाल आता है कि स्नो ईटर कौन सी पवन है, तो आपने इसका जवाब देना है क्या, कि ये चिनुक को कहते हैं। क्लियर है, कहां चलती है, यूएसए में चलती है। और ये स्नो ईटर होने के कारण यहाँ की जो मैदानी भाग है, यहाँ के मैदानी भाग को किसके लायक बना देता है, फसलीकरण के लायक बना देता है। क्लियर है। अब दूसरा हम देखते हैं फॉन। जैसे यूएसए में चिनुक चलती है, सेम वैसे ही फोन चलती है कहां, यूरोप में। यूरोप में भी सबसे ज्यादा प्रभाव फोन का कहां रहता है, स्विट्जरलैंड में। कैसे रहता है, देखिए इस चीज को। देखिए ये वाला जो हिस्सा है ये है भूमध्य सागर। ये कौन सा हिस्सा है, भूमध्य सागर। भूमध्य सागर ये इटली आ गया। इटली के यहाँ पर इस जगह पर कौन सा भाग है, स्विट्जरलैंड। इटली के उत्तर में स्विट्जरलैंड। और ये जो भौतिक प्रदेश है इसका नाम है आल्प्स। आल्प्स पर्वत, आल्प्स पर्वत। यहां से जब पवन चलती है वो इसके दक्षिणी ढाल के सारे ऊपर उठेगी, दक्षिणी ढाल के सारे ऊपर उठेगी और उत्तरी ढाल के सारे नीचे उतरेगी, उत्तरी ढाल के सारे नीचे उतरेगी। जब भी पर्वतों से नीचे उतरती हुई पवन की बात करेंगे उसका ताप हमेशा ही बढ़ेगा। और ये पवन कैसी होती है, गर्म होती है, गर्म होती है। कब चलती है, बसंत ऋतु, बसंत ऋतु व पतझड़। बसंत और पतझड़ में ये चलती है, बसंत और पतझड़ में चलती है। शीत ऋतु के तुरंत बाद जब इसका प्रभाव होता है तो ये स्विट्जरलैंड की जो घाटियां हैं उनको जो बागानी खेती है उसके लिए आदर्श बना देती है। और बसंत और पतझड़ में जब ये पवन चलेगी तो स्विट्जरलैंड में अंगूर की खेती के लिए इसको आदर्श माना जाता है, क्योंकि यहाँ ठंडक होती है और ठंडक में कुछ इसको जब गर्मी चाहिए होती है तो वो गर्मी कौन प्रदान करता है, वो फोन प्रदान करती है। फोन, फोन पवन है, किस प्रकार की है, गर्म पवन है। कहाँ चलती है, सबसे ज्यादा प्रभाव कहाँ होता है, स्विट्जरलैंड में। महाद्वीप पूछे तो क्या बताएंगे, यूरोप बताएंगे। पर्वत पूछेंगे तो क्या बताएंगे, आल्प्स बताएंगे। कहां से उत्पन्न होती है, आल्प्स के दक्षिण से। कहां उतरती है, आल्प्स के उत्तर में। प्रभाव कहां दिखाती है, स्विट्जरलैंड में ये प्रभाव दिखाती है। दो पवनें मैंने बता दी अभी जो स्थानीय है, पहली चिनुक, दूसरी फोन। दोनों ही गर्म है, चिनुक यूएसए में है और फोन कहां पर है, यूरोप में। यूरोप के स्विट्जरलैंड में सर्वाधिक प्रभाव है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, सिरोक्को। बहुत इंपॉर्टेंट है सिरोक्को, इसके बहुत सारे रूप है, मैं चित्र के माध्यम से समझाता हूं इसको। सिरोक्को क्या है, सिरोक्को सबसे पहले आपने ये ध्यान रखना है, गर्म पवन है, गर्म स्थानीय पवन है, गर्म स्थानीय पवन है, ये ध्यान में रखना है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि 3 महाद्वीपों में इसका प्रभाव देखा जाता है, 3 महाद्वीपों में इसका प्रभाव देखा जाता है। किसका, सिरोक्को का, सिरोक्को का। बहुत इंपॉर्टेंट है, सिरोक्को का प्रभाव 3 महाद्वीपों में देखा जाता है। कैसे चलती है ये, अब बात करते हैं। देखिए ये जो मैंने हिस्सा बनाया है ये अफ्रीका महाद्वीप का है, अफ्रीका महाद्वीप का है। ये वाला जो हिस्सा है मैंने बनाया है यूरोप का, और ये वाला हिस्सा है
वो एशिया के अरब मरुस्थल का है। अरब मरुस्थल, अरब कंट्री कहते हैं, जिसमें यहाँ दक्षिण में क्या आ जाएगा यमन, उससे थोड़ा सा पूर्व में चलेंगे तो ओमान, इससे ऊपर जाएंगे तो यहाँ सऊदी अरब, सऊदी अरब से ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर इराक, और इराक से जब आगे की तरफ इस तरफ बढ़ेंगे पूर्व की ओर तो ईरान, ईरान बहुत बड़ा देश है ये। तो इन सब में इस सिरोको का प्रभाव रहता है। कैसे चलती है अब हम बात करते हैं। देखिए ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है इन जो भूमध्य सागर से लगने वाले देशों के दक्षिण में, यहाँ वाला हिस्सा सहारा मरुस्थल कहलाता है। सहारा मरुस्थल। अब सहारा मरुस्थल में चलती है क्या सिरोको, ये ध्यान में रखना है। सहारा मरुस्थल में इसका नाम क्या है, सिरोको है। जैसे इसका प्रभाव यहाँ उत्तर की ओर होता है, भूमध्य सागर की ओर होता है, तो सहारा से ये लाल मिट्टी, लाल मिट्टी, लाल मिट्टी वो नहीं है जो अपने यहाँ पर मिलती है जिसमें आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, वो नहीं। लाल मिट्टी वो जो रेतीली मिट्टी है लेकिन उसका रंग कैसा है, लाल है। वो रेतीली मिट्टी यहाँ हवा के साथ उड़ करके भूमध्य सागर को जब पार करेंगे तो यहाँ चक्रवातों का आविर्भाव होगा, चक्रवात उत्पन्न होंगे, और चक्रवातों के साथ साथ ये क्या कर लेगी, और ज्यादा प्रबल हो जाएगी और आर्द्रता भी ग्रहण कर लेगी। जैसे ही ये यूरोप में यहाँ पर एंटर करती है इस एरिया में, तो सबसे पहले ये कहाँ एंटर करेगी, इटली में। इटली में, इटली में ये जो आर्द्रता लिए हुए लाल रंग की मिट्टी वाले कण हैं, ये यहाँ बारिश के रूप में यहाँ गिरेंगे। इसीलिए सिरोको को इटली में या यूरोप के दक्षिण में क्या करने वाला माना जाता है, रक्त वर्षा करने वाला माना जाता है सिरोको को। ये ध्यान में रखना, रक्त वर्षा किस पवन के कारण होती है, तो सिरोको के कारण होती है। कहाँ होती है, एक देश का नाम आए तो इटली होगा, महाद्वीप का नाम आए तो यूरोप होगा। क्लियर है। अब हम इसका जो अफ्रीका का उत्तरी भाग है, यहाँ पर इसको विशेष नाम से जाना जाता है, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में नाम से जाना जाता है। देखिए इसी सिरोको पवन को मिस्र में क्या कह देते हैं, खमसीन। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और रिपीट बहुत बार हुआ ये। खमसीन, सिरोको को मिस्र में क्या कह देते हैं, खमसीन कह देते हैं। लीबिया में इसको क्या कहते हैं, सिरोको को लीबिया में क्या कह देते हैं, गिबली, गिबली। और लीबिया के यहाँ इस तरफ कौन सा देश है, ट्यूनीसिया। ट्यूनीसिया में इस पवन को क्या कह देते हैं, चिल्ली, चिल्ली। ये ध्यान में रखना, ये जो यूरोप के और अफ्रीका के बीच में ये भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर को स्पर्श करने वाले अफ्रीका के देश कौन से हैं, तो यदि हम पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगे तो सबसे पहले मोरक्को आएगा, मोरक्को, फिर अल्जीरिया, फिर ट्यूनीसिया, फिर लीबिया, उसके बाद में मिस्र आ जाएगा। क्लियर है। तो ये ध्यान में रखना, मिस्र में इसको क्या कह देते हैं, खमसीन, लीबिया में इसको क्या कह देते हैं, गिबली, ट्यूनीसिया में इसको क्या कह देते हैं, चिल्ली, और यूरोप में इसको क्या कहेंगे, सिरोको ही कहेंगे, और सहारा में इसको क्या कहेंगे, सिरोको ही कहेंगे। लेकिन इसका जो प्रभाव है वो एशिया में भी है। एशिया में कहां पर, अरब प्रायद्वीप पर। अरब प्रायद्वीप में इसको क्या कह देते हैं, अरब प्रायद्वीप में इसको सिमून कहते हैं, सिमून। इसका प्रभाव क्या रहता है, देखिए ये वाला जो हिस्सा है ये भूमध्य सागरीय कृषि के लिए, और भूमध्य सागरीय कृषि कौन सी है, जो बागानी कृषि कह देते हैं, खट्टे फलों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है क्षेत्र। और इसी में सबसे प्रमुख जो है वो अंगूर है, अंगूर। जब सिरोको चलती है और इस क्षेत्र में पहुंचती है तो ये अंगूर की खेती को नुकसान पहुंचाएगी। अंगूर की खेती के लिए ये बहुत ज्यादा नुकसानदायी है, ये ध्यान में रखना आपने। क्लियर है। तो ये था सिरोको का वर्णन। अब देखते हैं हरमट्टन। बहुत
बहुत इंपॉर्टेंट है हरमट्टन, डॉक्टर हवा। अब बात करते हैं हरमट्टन की। हरमट्टन, देखिए जब भी हरमट्टन नाम आ जाए तो आपने अकेला हरमट्टन नहीं बोलना, इसको साथ बोलना है डॉक्टर हवा, डॉक्टर हवा, हरमट्टन डॉक्टर हवा, यूं बोलना है क्योंकि ये सवाल पूछा जाता है कौन सी पवन डॉक्टर हवा कहलाती है, तो आपने याद रखना हरमट्टन। किस क्षेत्र में चलती है, किस महाद्वीप में चलती है, महाद्वीप नाम आते ही आपने अफ्रीका नाम लेना है, महाद्वीप नाम आते ही अफ्रीका नाम लेना है। किस सनातनी पवन का प्रभाव रहता है, देखिए ये सामान्यतः पता नहीं होता है, टीचर भी छोड़ जाते हैं इस चीज को कि किन जो सनातनी पवन है उसका प्रभाव रहता है, तो ये उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनों के प्रभाव से चलती है, उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनों के प्रभाव से चलेगी। इसकी दिशा कैसे होगी, उत्तर और उत्तर पूर्व ये वाली दिशा से ऐसे होगी, इस प्रकार चलेगी। और कहां चलेगी, गिन्नी तट की ओर, ये याद रखना, गिन्नी तट की ओर। क्लियर है। अब ये वाला जो हिस्सा है ये बिल्कुल शुष्क है, पहली बात। ये वाला जो हिस्सा है कौन सा, मैं यूरोप के उत्तरी पूर्वी, इसके अफ्रीका के उत्तरी पूर्वी हिस्से की बात कर रहा हूं, वो क्या ये शुष्क है, शुष्क है और गर्म है, गर्म है क्योंकि विषुवत-रेखीय क्षेत्र के निकट वाला हिस्सा है। क्लियर है। यहां से पवन चलेगी, ऑब्वियसली वो क्या होगी, शुष्क भी होगी और गर्म भी होगी। किस ओर चलेगी, गिन्नी तट की ओर चलेगी, तो इसका प्रवाह जो होता है वो इस तरफ होगा। ये गिन्नी तट वाला जो हिस्सा है ये क्या होता है, उष्ण तो होता ही है, गर्म तो है, लेकिन ये आर्द्र है, आर्द्र है। गर्म और आर्द्र, गर्म और आर्द्रता से होता क्या है, वैसा मौसम होता है जैसा आप चौमासे में, जैसा आप भादवे के महीने में, भाद्रपद के महीने में आपके यहाँ होता है, वैसा मौसम होता है। वो तो फिर भी रहने लायक होता है, जीने लायक होता है, लेकिन यहाँ का मौसम और भी कठोर हो जाता है। तो ऐसे में क्या हो जाता है, बिल्कुल आलस्य और नीरसता और रोग से ओतप्रोत होता है ये सारा का सारा एरिया, कौन सा, गिन्नी तट वाला। क्लियर है। ये आर्द्रता खत्म कैसे हो सकती है, जब यहाँ पर कोई शुष्क पवन आ जाए तो ये आर्द्रता खत्म हो जाएगी, और वो शुष्क पवन कौन सी होती है, वो हरमट्टन होती है, हरमट्टन होती है। जब ये हरमट्टन यहाँ आती है तो गिन्नी तट पर जो आलस्य वाला मौसम था, जो आर्द्रता वाला मौसम था, वो आर्द्रता लगभग खत्म हो जाती है, और इससे यहाँ पर जो बीमारियों का मौसम बन जाता है वो बीमारी लगभग खत्म हो जाती है। इसीलिए इस हवा को क्या कह देते हैं, डॉक्टर हवा कह देते हैं। बहुत ज्यादा इम्पैक्ट रहता है इसका, किस पर, इसकी गति से अफ्रीका के उत्तरी हिस्से में कैसे रहता है, क्योंकि इस पर प्रभाव किसका है, उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनों का है, और इतनी तेज चलती है कि पेड़ के तने भी इस हवा से अपने आप कट जाते हैं, पेड़ के तने भी इस हवा से अपने आप कट जाते हैं। इतनी तीव्र, इतनी शुष्क और इतनी गर्म होती है कौन सी, हरमट्टन हवा। लेकिन इसका अच्छा प्रभाव कहाँ पड़ेगा, गिन्नी तट पर पड़ेगा। क्लियर है। अब इसी हवा का जो प्रतिरूप है, ऐसा ही प्रतिरूप अलग अलग देशों में, अलग अलग महाद्वीपों में ऐसा ही प्रतिरूप हमें देखने को मिलता है। इसीलिए इस हवा को अलग अलग देशों और महाद्वीपों में विशेष नाम से जाना जाता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में इसको ब्रिक फील्डर कहते हैं। याद नहीं रहे तो याद ऐसे रख लेना कि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम है, उसके फील्डर अच्छे हैं तो ब्रिक फील्डर, नाम आते फील्डर ऑस्ट्रेलिया। यूएसए,
यूएसए आते ही बराक ओबामा को याद करना। बराक ओबामा का रंग कैसा था? ब्लैक था, ब्लैक ब्लैक और रोल बढ़िया था उसका, तो ब्लैक रोलर यूएसए में चलती है। ईरान और इराक, ईरान और इराक, देखिए ये वो देश है खाड़ी देश, खाड़ी देश जहां पर क्या मिलता है? हमें प्राकृतिक तेल और गैस मिलती है। यदि ना दे तो शम्मत आ जाए। ईरान और इराक प्राकृतिक गैस और तेल ना दे तो शम्मत आ जाए, तो ईरान और इराक में इसको क्या कह देते हैं? शम्मल कह देते हैं। न्यूजीलैंड में नॉर्वेस्टर कहा जाता है। यहाँ एक ध्यान रखना कि ईरान और इराक की जगह कई बार सीधा यूं पूछ लिया जाता है कि मेसोपोटामिया और फारस में क्या कह देते हैं। तो मेसोपोटामिया इराक का पुराना नाम है और फारस पर्सिया ईरान का पुराना नाम है, तो इससे आपने शामिल ही करना है उत्तर। मेसोपोटामिया और फारस कह दे तो भी शामिल ही करना है। क्लियर है? और इसके बाद में क्या है? लू, लू, लू का जब भी नाम आ जाए तो शायद अब भी आपके मन में नाम लेते ही डर लगता होगा कि लू कितनी खतरनाक होती है। ये लू से भी खतरनाक थी। कौन सी? हरमट्टन। कहां चलती है लू? कहां चलती है? देखिए ये राजस्थान का पश्चिमी हिस्सा, राजस्थान का पश्चिमी हिस्सा, ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर लू का प्रभाव सबसे ज्यादा रहता है। इस एरिया में, इस एरिया में लू का प्रभाव सबसे ज्यादा रहता है। तो लू का जब भी नाम आ जाए तो आपने ये कहना है कि राजस्थान का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है और पाकिस्तान में भी इसका प्रभाव रहेगा। है कैसी? गर्म है, ठंडी मत कर देना इसको, ये गर्म है। और इसके आने से जो तापमान है वो 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। इतना खतरनाक होता है कि बिना शरीर को कवर किए, चेहरे को, हाथ को यदि हम बाहर निकल जाएं तो हमें गर्मी से होने वाले रोग तुरंत में ग्रसित कर लेंगे। क्लियर है? अब इसके बाद में कुछ पौने हैं जिनका आपने केवल क्षेत्र याद रखना है, जैसे शांता आना। शांता आना कहां चलती है? ये यूएसए में चलती है। शांता आना यूएसए में चलती है। कैसी पवन है ये गर्म है, ये ध्यान में रखना है, ये गर्म पवन है। इसके बाद में जोंडा, जोंडा, जोंडा कहां चलती है? अर्जेंटीना, अर्जेंटीना में जोंडा चलती है कैसी जोंडा? ये भी गर्म है। क्लियर है? इसके बाद में योमा, योमा, योमा कहां चलती है? जापान में चलती है, जापान में। और कैसी है? गर्म पवन है। इसके बाद में ट्रेमोंटोन, ट्रेमोंटोन, ट्रेमोंटोन कहां चलती है? यूरोप में चलती है, यूरोप में। और यूरोप के भी किस भाग में चलेगी? ये मध्य भाग में चलेगी। और कैसी है ये ट्रेमोंटोन? ये भी कैसी है? गर्म पवन है। क्लियर है? तो ये हमने पढ़ ली है सारी गर्म स्थानीय पवनें। अब बारी आती है ठंडी स्थानीय पवनों की। ठंडी हवाओं में सबसे पहले मिस्ट्रल, मिस्ट्रल का नाम आता है। मिस्ट्रल पवन कहां चलती है? देखिए ठंडी है, कहां चलती है? तो आपने यूरोप करना है, यूरोप। यूरोप में भी कहां? देखिए नाम आता है रूम सागर, रूम सागर। कई बार आप रूम सागर नहीं समझ पाते हैं। भूमध्य सागर का दूसरा नाम ही क्या है? रूम सागर है। भूमध्य सागर का दूसरा नाम ही रूम सागर है। रूम सागर का जो उत्तरी हिस्सा है कौन सा? फ्रांस, स्पेन, इटली, ये जो हिस्से हैं यहां पर इसका सर्वाधिक प्रभाव रहता है। रूम सागर का जो उत्तरी हिस्सा है, फ्रांस, स्पेन, इटली, जर्मनी, इनमें इसका सर्वाधिक प्रभाव रहता है।
क्यों रहता है? क्योंकि इसकी गति जो होती है वो 56 से 64 किलोमीटर प्रति घंटा तो सामान्य होती है, और यदि इसकी गति बढ़ जाए तो ये 128 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। 128 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। यदि इतनी गति होगी तो ये बहुत ज्यादा नुकसानदायी हो जाएगी। किसके लिए? बागानों के लिए। बागानों के लिए ये बहुत ज्यादा नुकसानदायी हो जाएगी। इस नुकसान से बचने के लिए इस हवा के समकोण पर, ये सवाल पूछा जाता है जो मैं अभी लिख रहा हूं, कि इस हवा के समकोण पर हम बागानों को लगाएंगे ताकि इन हवाओं का जो प्रभाव है वो इस पर नहीं पड़े और बागान हमारे सुरक्षित रह जाए। तो ये कौन सी पवन है? ये मिस्ट्रल है। कहाँ चलती है? यूरोप में चलती है। और यूरोप के किस हिस्से में? भूमध्य सागर या रोम सागर कहते, तो उसके उत्तरी प्रभाव में, इस उत्तरी भाग में इसका प्रभाव सर्वाधिक रहता है। कौन कौन से क्षेत्र में? फ्रांस में, स्पेन में, इटली में इसका प्रभाव सर्वाधिक रहेगा। क्लियर है? दूसरा है बोरा। बोरा ये भी कहाँ चलती है? यूरोप में चलती है। बोरा भी यूरोप में चलती है। यूरोप में किस एरिया में इसका प्रभाव सर्वाधिक देखने को मिलता है? तो वो है एड्रियाटिक सागर। एड्रियाटिक सागर। एड्रियाटिक सागर। एड्रियाटिक सागर किस देश पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है? तो वो है इटली। इटली 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 के पूर्व दिशा में एड्रियाटिक सागर है। तो एड्रियाटिक सागर से जब इटली की तरफ आती है तो ये ठंडी हवा जो है वो इटली पर सबसे ज्यादा इटली पर इसका प्रभाव रहेगा। क्लियर है? अब ये ध्यान में रखना है कि ये जो बोरा पवन है इसकी जो सक्रियता है, बोरा पवन की जो सक्रियता है वो किस पर आधारित होगी? तो वो रूम सागरीय। रूम सागरीय, क्योंकि एड्रियाटिक सागर भी किस में खुलता है? रूम सागर, मतलब भूमध्य सागर में खुलता है। तो रूम सागर के चक्रवात की सक्रियता पर ये डिपेंड करेगा। रूम सागर की सक्रियता पर ये डिपेंड करेगा। क्लियर है? अब इसके बाद पढ़ते हैं ब्लिजार्ड। ब्लिजार्ड इसको क्या कह देते हैं? हिम जंजावट। हिम जंजावट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ध्रुवीय क्षेत्र से उत्पन्न होती है, ध्रुवीय पवनों के रूप में चलती है, ध्रुवीय क्षेत्र से उत्पन्न होती है। और इसका प्रभाव कहां पर ज्यादा देखने को मिलेगा? साइबेरिया। साइबेरिया में इसका प्रभाव सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। इसके अलावा कौन से क्षेत्र है ध्रुवीय क्षेत्र से संबद्ध है? तो कनाडा और यूएसए। कनाडा और यूएसए का जो उत्तरी हिस्सा है वहां पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। यहाँ अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है, जैसे नॉर्दर्न। तो नॉर्दर्न आपने नाम पढ़ा होगा। नॉर्दर्न इसको कहाँ कहते हैं? यूएसए में कहते हैं। यूएसए में इसका नाम क्या है? नॉर्दर्न है। और साइबेरिया में इसको विशेष नाम से पुकारा जाता है, और वो नाम क्या है? बुरान। तो साइबेरिया में भी इसको विशेष नाम से बुलाया जाता है, बुरान नाम से। कौन सी पवन है? ये ब्लिजार्ड है। क्लियर है? अब इसके बाद कुछ छोटी छोटी पवनी हैं जिनका ज्यादा विस्तृत वर्णन हम करते नहीं है, लेकिन कौन से क्षेत्र में चलती है वो हमें पढ़ना पड़ता है। जैसे हम बात करें परका नाम सुना होगा आपने। कहाँ चलती है? रूस के
टुंड्रा क्षेत्र में चलती है, टुंड्रा क्षेत्र में चलती है। कौन सी पवन है? परगा। नंबर 2 22 22 पवन कहां चलती है? फ्रांस में। फ्रांस में चलने वाली ठंडी पवन है, ठंडी पवन। ये याद रखना, ये मैं जो करवा रहा हूं ये सारी अब ठंडी पवन है। नंबर 3 लेवेंटर। लेवेंटर कहां चलती है? स्पेन में। स्पेन में जो ठंडी पवन चलती है उसको क्या कह देते हैं? लेवेंटर कह देते हैं। और उसके बाद है पेम्पेरो। पेम्पेरो कहां चलती है? अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना में कौन सी चल रही है? पेम्पेरो पवन चल रही है। और ये सारी पवनें कौन सी है? ठंडी पवनें हैं। क्लियर है? तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने पढ़ा है विश्व में स्थानीय, सामयिक और सनातनी पवनों का विस्तार से वर्णन। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और लाइक भी करेंगे।